हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कॉर्ड की एनालिसिस कराने जा रहा हूं। कॉर्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सारे मैं आज इस लेक्चर में खत्म करने वाला हूं। जैसे मिडिल पॉइंट अगर x1 y1 पता हो तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखा आता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लगवाते चलूंगा, और कुछ लोकस की प्रॉब्लम भी मैं आज कराऊंगा इन पर। और साथ में ये भी आज करने वाले हैं कि अगर 2 पॉइंट्स पता हो किसी इलिप्स पर तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं और उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सारा काम करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बच्चों स्टार्ट करें कॉर्ड की एनालिसिस। स्टार्ट करा जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1, y1। अगर x1 y1 मिड पॉइंट है तब हम कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखो, जैसे हमारा ये इलिप्स है, ठीक है, ये रहा हमारा इलिप्स, ठीक है, और किसी कॉर्ड का मान लीजिए मिडिल पॉइंट ये है, ठीक है, ये है पॉइंट मान लीजिए x1, y1, ठीक है। अब ये मिडिल पॉइंट है तो कॉर्ड ऐसे तो बनेगी नहीं, ठीक है, इस तरह से तो बनेगी नहीं, तो कॉर्ड जो है ये ऐसे बनेगी, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये और ये आपस में बराबर होंगे ना। तो जो है अगर मिडिल पॉइंट फिक्स हो जाता है तो कॉर्ड भी फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कॉर्ड फिक्स ही ना हो रही हो तो फिर तुम इक्वेशन नहीं लिख सकते। देखो, जैसे सर्कल होता है, सर्कल में कह दिया जाए कि अगर ये मिड पॉइंट है तो कॉर्ड कैसी बनेगी, यही बताओ कॉर्ड कैसी बनेगी। तो जाहिर सी बात है इस तरह से तो बनेगी नहीं, इस तरह से तो बनेगी नहीं, अरे भाई ऐसी तो बनेगी। समझ में आ रही बात। अगर मिडिल पॉइंट आपको पता है, गिवन है, तो जो कॉर्ड है वो इस टाइप से बनना चाहिए। अगर मिडिल पॉइंट यहां पर है मान लीजिए, ठीक है, तो कॉर्ड ऐसे, ठीक है। मिडिल पॉइंट यहां पर है तो कॉर्ड ऐसे, मिडिल पॉइंट यहां पर है तो कॉर्ड ऐसे, मिडिल पॉइंट यहां पर है तो कॉर्ड इस तरीके से, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट अगर फिक्स होता है तो कॉर्ड फिक्स हो जाती है और उस कॉर्ड की इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर सर्कल में बताया था, पैराबोला में बताया था, तो आज मैं एलिप्स में भी बताने जा रहा हूँ। अगर मिडिल पॉइंट x1 y1 फिक्स है तो इस कॉर्ड की इक्वेशन भी फिक्स होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इक्वेशन आएगी तो फिक्स ही होगी। हाँ, तो मतलब ये कॉर्ड फिक्स है ना, जिसकी वजह से इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। देखो, एक चीज तुम लोग ये समझा करो ना, जब तुम डायग्राम फिक्स कर लेते हो, जैसे कोई क्वेश्चन आया और उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि इसके इक्वेशन निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो ये डिसाइड कर लिया करो कि क्या इसका डायग्राम फिक्स हो जा रहा है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का, किसी सर्कल का अगर डायग्राम फिक्स हो रहा है तो उसकी इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो तो डिपेंड करता है कि भाई तुम कितना उसमें एनालिसिस करते हो, मगर अगर डायग्राम रुक गया, मतलब डायग्राम फिक्स हो गया है, हाँ, और उसमें अब कुछ चेंजिंग नहीं हो रही है, तो आप उसकी इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर x1 y1 मिडिल पॉइंट है और ये कॉर्ड फिक्स हो गई है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन लिखने का जो फार्मूला है वो है t बराबर s1, ठीक है। तो t बराबर s1 सर्कल के लिए भी है, t बराबर s1 पैराबोला के लिए भी है, t बराबर s1 यहाँ पे भी है अगर मिडिल पॉइंट x1 y1 है, और t बराबर s1 हाइपरबोला में भी है अगर मिडिल पॉइंट दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो t बराबर s1 है तो t की वैल्यू क्या होती है, और ये जो एलिप्स की इक्वेशन है वो क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एलिप्स की इक्वेशन है और इसी के लिए t बराबर s1 करना है आपको, ठीक है। तो t बराबर s1, t की वैल्यू क्या होती है, t क्या लिखते हैं, आपको मैंने बता रखा है ना। t के लिए आपको करना ये होता है, x² को आप x(x1) से रिप्लेस कर देते हो, y² को y(y1) से रिप्लेस कर देते हो, x को 1/2 x प्लस x1 से रिप्लेस कर देते हो, और y को 1/2 y प्लस y1 से रिप्लेस करके तुम t की वैल्यू निकाल लेते हो, t का एक्सप्रेशन निकाल लेते हो, t की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, t बराबर s1 हमें यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें t बराबर s1 करने के लिए x² और y² है तो x² और y² भाई, ठीक है, x(x1) और y(y1) रिप्लेस हो जाएगा। तो t बराबर s1 जब हमें करना है तो x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² माइनस 1, ठीक है। ये t का एक्सप्रेशन हुआ। हाँ, अच्छा, ये t होगा, ये जो इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ना, ये इधर आके -1 बराबर 0 लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, t बराबर s1 की वैल्यू क्या होगी, x1²
अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब कभी हमें टी एस एस वन ऐसा कुछ लिखना होता है ना, तो हम इक्वल के राइट में जीरो करके करते हैं। मतलब पहले हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। जब ऐसा कर लोगे तब इसके बाद टी की वैल्यू, टी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, ये एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। कॉन्स्टेंट को जरा सा भी कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, और S1 का मतलब क्या होता है, x1 y1 सीधा सीधा रख दो, जिस जो पॉइंट दिया हुआ है उसको इसमें रख दो। ठीक है, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। ठीक है यार, हाँ इतना ध्यान रहेगा। चलो अब इसमें ये दोनों कट जाता है और ये बन जाता है एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं, 1 तो माइनस 1 तो कट गया है ना, तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तुम लोग भी साथ साथ बोलते रहा करो, हाँ, प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1 y1। ठीक है, x1 y1 अगर मिडिल पॉइंट दिया हुआ हो तब हम कॉर्ड को कैसे लिखते हैं, t बराबर s1। ठीक है, t बराबर s1 करने पर देखो, ये जो t बराबर s1 याद कराया था, इसको यूज करने के बाद माइनस वन कट जा रहा है। ठीक है, तो काटने में देर थोड़ी ना लग रही है, तो इससे याद हो जाता है आप लोगों को, t बराबर s1 याद करके आप पहले लिख लो, हाँ, और जो कट रहा हो उसको काट दो। तो ये आसान तरीका होता है फार्मूला लिखने का। ठीक है, तो t बराबर s1। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो t बराबर s1 फार्मूला हमने लगाया और फाइनली हम ये पाए। ठीक है, ऐसे क्लियर, तो समझ में आ गई बात आपको बच्चों, वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़े। तो t बराबर s1 फार्मूला हमने देखा कि अगर मिडिल पॉइंट x1 y1 है तो कॉर्ड की इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1 इफ द मिडिल पॉइंट इज 2,1। ठीक है, अब मेरे सॉल्व करने के पहले ही आप लोग समझ लो कि मैं इसमें कैसे सॉल्व करूंगा, फार्मूला कैसे लगाऊंगा। 2,1 आपको पता है, 2,1। ठीक है, और ये कॉर्ड ऐसी है। ठीक है, एक अंदाजे से हमने बना लिया। ठीक है, ये कॉर्ड है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, मिडिल पॉइंट है ना 2,1। चलिए, तो 2,1 मिडिल पॉइंट है। ठीक है, और एलिप्स की इक्वेशन ये है, तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो वही जादू यूज करो, t बराबर s1 x x1 अपॉन ए स्क्वायर कहाँ है, 9, देख रहे हो ना, ये हाँ x x1 अपॉन 9। ठीक है, और प्लस y y1 अपॉन 4 बराबर, और s1 की वैल्यू यहाँ पर कितना जाएगा, 2 स्क्वायर, या पहले ऐसे लिखते हैं x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 4। अब ये मत पूछना सर माइनस वन कहाँ गया, वो माइनस वन कट गया। तुम एग्जाम में t बराबर s1 लिख करके माइनस वन लिख करके काट के भी दिखा सकते हो और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुमने t बराबर s1 जैसे ऐसे लिख दिया है, तुम्हें मन कर रहा है कि चलो पूरा लिखते हैं, तो पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे -1 बराबर x1 स्क्वायर अपॉन ए। वैसे मेरे ख्याल से ना तुम लोग जो है ये पूरा जो है लिख लिया करो। ठीक है, लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक है, ऐसे लिख लो, हाँ, और यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लगा दोगे, आप a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर जो है 9 और 4 लिख दोगे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पहले मैं इसको हटा दूँ, क्या हो रहा है, इधर करो। ठीक है, हाँ चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ और इसको भी हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम में ये फार्मूला लिखना, फिर ऐसे लिख देना, क्योंकि अगर मान लो इस तरह से लिखते हो तो ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है कि -1 कट जाएगा, पर अगर लिखना हो तो पूरा लिख दो। कंपटीशन में है तब तो -1 काट कर डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, पर t बराबर s1 लिख करके ये लिखना चाहिए। ठीक है,
ऐसा सही रहेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करना है फिर, x x1 अपॉन 9 प्लस y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ऐसा करेंगे। और फिर उसके बाद x1 y1 2,1 रख दो, तो x इंटू 2 अपॉन 9 और प्लस y इंटू 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू, तुम लोग को मेरी राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें भी अच्छे से राइटिंग बना सकूँ, ठीक है। हाँ, इसके बाद कितना आएगा, 2x अपॉन 9 प्लस y/4। अब इसको तो तुम्हारी ड्यूटी है, सॉल्व कर लो। 4/9 और 25/36, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, क्या हो गया, ऐसे। हाँ, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 25, इसका आंसर फाइनल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किस तरह सॉल्व हुआ। देखो, सबसे पहला काम हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, 2,1 पर आपको मतलब 2,1 मिड पॉइंट दिया हुआ था और कॉर्ड की इक्वेशन आपको लिखनी थी, तो आपने t बराबर s1 फार्मूला यूज़ किया, और t बराबर s1 जो फार्मूला आपने यूज़ किया उसमें -1 कट गया है, ये दोनों कट जाएगा और ये बन गया। और उसके बाद आपने सीधा, देखो कंपटीशन के लिए ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपटीशन में तो आ रहा है तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, कई स्टेप तुम इग्नोर कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, प्रैक्टिस कितनी है। और अगर मान लीजिए स्टेप पूरे लिखने तो सब पूरे लिख देना चाहिए, ठीक है भाई। शिकायत का मौका ना रहे ना भाई, कोई कहे कि नहीं आपने ये स्टेप नहीं लिखा तो फिर आपके नंबर कट गए, ठीक है। तो आप पूरे स्टेप्स लिख दिया करो अगर आप स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर मान लीजिए कॉम्पिटिशन है डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को ये आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो मैं लेने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 विच आर पासिंग थ्रू 7,0। वेरी गुड, ग्रेट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं जब ऐसे कर दिया करूँ समझ लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कंपटीशन के लिए, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ, स्कूल के लिए तो है ही है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 विच आर पासिंग थ्रू 7,0। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जैसे मान लो कोई इलिप्स ही है, देखो ये रहा हमारा इलिप्स, ठीक है, और 7,0 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, अच्छी बात है। इस पॉइंट से पास करने वाले जितनी भी कॉर्ड्स हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चंस जो है ना, हम डायरेक्टली फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना तो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ थोपी ना जाए, उसके लिए कुछ बता भी दिया जाए कि कैसे हो रहा है, तो आप लोगों को हमेशा फ़ायदा आता है उससे, ठीक है। देखो जैसे अब यहाँ पर है, देख रहे हो, अब 7,0 से पास करने वाले कॉर्ड्स की संख्या तो इनफाइनाइट है। अब ये कहा जा रहा है इन सारी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट्स को आप मिलाओ। भाई देखो इसको ऐसे समझो, अब मैं इसमें समझा सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो ये हो गया, अब इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट ये हो गया, इसका जो है थोड़ा ये हो गया, इसका थोड़ा ये हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया, फिर यहाँ हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ हो गया, और फिर यहाँ हो गया। इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये जो लोकस तैयार हो रहा है ना, इसकी बात करी जा रही, ध्यान देना। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है इस कर्व की इक्वेशन निकालो, ठीक है। और इस कर्व में एक बात और बताऊं तुम्हें, ये इतना नहीं है, ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये हटा दोगे, ठीक है, और इधर ये भी हटा दोगे, ठीक है, सही है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस कर्व की इक्वेशन निकालो, देख लो, देख रहे हो, ये ठीक है। अगर 7,0 से पास होनी है कॉर्ड को, तो उन सारी, और कॉर्ड किसे कहते हैं, कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक ना, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मिड पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन है
ये इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एलिप्स में भी इंपॉर्टेंट तो है ही है, सर्कल में भी इंपॉर्टेंट है, पैराबोला में भी इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोला में भी इंपॉर्टेंट है, और कई बार आ चुका है ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये कई बार आ चुका है इस तरह क्वेश्चन कि लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो मिडिल पॉइंट का जो लोकस निकालते हैं और वो जो कॉर्ड्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हुई होती हैं, ठीक है। नॉर्मली एक ही प्रॉपर्टी दी होती है कि वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कभी कभी होता है कि दिया रहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि ऑल द कॉर्ड्स आर टचिंग द सर्कल दिस, ठीक है, आर टैंजेंट, दिस कॉर्ड्स आर टैंजेंट टू द पैराबोला दिस। तो कई चीजें दी जा सकती हैं, और जब हम कहते हैं कि ये जो कॉर्ड है सर्कल पर टैंजेंट है तो इस साइड से टैंजेंट है कि इस साइड से टैंजेंट है, बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे देखो अगर तुमसे कह दिया जाए मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें और डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि एक इलिप्स है और इसमें जो है एक सर्कल भी दिया हुआ है, तो फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स दिस, कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, विच आर टैंजेंट टू दिस सर्कल। तो इस पर देखो टैंजेंट ऐसे देख रहे हो, ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, ठीक है, देख रहे हो, ध्यान से देखो, इस तरह से बहुत कॉर्ड्स होंगे। हाँ, इन सभी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट्स को जब तुम, ये सब जो मैं कह रहा हूं ना, ये सब एडवांस लेवल पे क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। और है कुछ नहीं यार, कहने भर का बस होता है एडवांस लेवल, एडवांस लेवल, एडवांस लेवल। तुम अगर उसके क्वेश्चन को देखो और उसके कॉन्सेप्ट को देखो तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि कई कॉन्सेप्ट को जोड़ करके मिला करके एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेन लेवल पे तो एकदम फार्मूला बेस्ड होते हैं, उसमें तो कोई कुछ है ही नहीं है। मगर एडवांस लेवल पर क्वेश्चन कैसे जाते हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स of the ellipse x square upon something plus y square upon something is equal to 1 which are tangent to the circle। अब ये दे दिया गया x square plus y square minus 6x minus 8y plus 1 बराबर 0, ऐसा करके दे दिया गया, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसके मिडिल पॉइंट का ये लोकस निकालो, ठीक है। चलो आप निकाल दोगे ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे जा रहा है ना, देखो ध्यान से, ये जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, हाँ, ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और जो है इसमें सिचुएशन है, वो ये है कि अगर मान लो इस साइड से टेंजेंट होता, देखो ध्यान से, इधर से भी तो टेंजेंट हो सकता है। वही जो मैंने कहा ना, जनरली एक होता है मतलब जैसे इसमें तो है भाई, ठीक है, 7,0 से पास हो रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। मगर कभी कभी होता है ना जो कंडीशन दी हुई होती है उस एक ही में कई चीज़ें होने लगती हैं। तो अब जो बन रहा है ना, तो अब ये हो रहा है, अब ये जो है कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप में कुछ, ठीक है। तो अब देख रहे हो, तो कुल मिला करके अगर इधर से है टेंजेंट तो इस तरह से बनेगा, इधर से टेंजेंट है, देख रहे हो, देखो ध्यान से, हाँ, तो इधर से ऐसे मिलाओगे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए चले जाओगे, ठीक है। ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, एक ऐसा आ रहा है और एक ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों ही कर्व्स को मिला करके हम लोग फिर लिखते हैं, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो पावर 4 में चला जाएगा, ऐसा नहीं। देखो ये जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है। जब तुम लोकस निकालोगे तो उसमें ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो उससे भी हाई लेवल पे पहुंच जाएगा कि जो है अब ये जो पावर 4 में, डिग्री 4 में इक्वेशन कैसे मिल रही है, तो वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक लोकस का आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना उसके बाद, उतना में सफिशिएंट है, छोटा लेवल है ना। अरे 12th क्लास तक कितनी एनालिसिस कोई कराएगा, पीएचडी थोड़ी ना कराने बैठा है कोई कि अब आप लोग इसकी पीएचडी करो, है ना। आपको जो दिया जाएगा क्वेश्चन 12th क्लास लेवल तक दिया जाएगा, जो कि बहुत सिंपल लेवल माना जाता है, ठीक है। जो बच्चे 12th क्लास हैं उनको अपना सिलेबस बड़ा लगता है, जो बच्चे क्लास 5th में हैं उनको अपना सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, जो बच्चे क्लास 1 में हैं उनको भी अपना सिलेबस बहुत बड़ा लगता है। तुम क्या सोचते हो तुम्हारा सिलेबस बड़ा है? क्लास 1 वाले का भी सिलेबस बड़ा है। केजी वाले से पूछो, हाँ, जिस बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है, जिसके मम्मी पापा जो है कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर हाउस नंबर, पता नहीं क्या क्या, तो अरे उनका भी कंपटीशन होता है भाई, है ना। आजकल देख रहे हो एडमिशन होता है, अरे भाई केजी क्लास के लिए, लोअर केजी के लिए जो एडमिशन्स होते हैं उसमें देखो कितना कंपटीशन है। तो उन बच्चों का भी एक लेवल है भाई, उनकी भाई दिमाग कम है,
ठीक है, तो उनका सिलेबस जो उनको बड़ा लगता है। जैसे आप हैं 12th क्लास में हैं तो आपको जो है सिलेबस अपना बहुत बड़ा लग रहा होगा। अभी यही 4 साल बाद जब आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आपको लगेगा अरे इतना छोटा सिलेबस पढ़ते हुए आए हैं। 9th क्लास में जब तुम थे तो तुम्हें बहुत बड़ा सिलेबस लगता था अपना, अरे कैसे ख़त्म होगा। हाँ, मगर जो है अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि जैसे बस एक हफ्ते के अंदर अच्छे से ख़त्म कर सकते, उसको रट सकते हैं, पढ़ाने लायक बन सकते हैं, इतना सिंपल सिलेबस था। तो आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को कैसा समझते हो। अभी जान लो कि तुम्हारा सिलेबस बहुत छोटा है, अभी अपने आप को मैच्योर कर लो कि कुछ नहीं है यार, कोई ताकत नहीं, क्या है। अभी देखो मैं इसमें सॉल्व करता हूँ, जैसे इसमें सॉल्व करूंगा वैसे वहाँ सॉल्व होगा। जो कंडीशन लगानी है वहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो ये सब जब मैं कोऑर्डिनेट पूरा कर लूँगा ना, तो फिर मैं सबको मिला करके, सारे चैप्टर्स में मिला करके मिक्स प्रॉब्लम्स तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आएगा उसमें। हाँ, अब तो मैं करा भी सकता हूँ, है ना। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो हमने अभी इसमें देखा जो है ये कि जो है अब हमें 7, ये दिया हुआ है 7,0 से पास होने वाले जो कॉर्ड्स हैं उनके मिडिल पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ उधर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप इसको t बराबर S1 करके पहले एक कॉर्ड को बनाओगे, मतलब लिखोगे। देखो अब मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जब ऐसे अब डायग्राम तो समझ में आ गया, तो अब आपको करना ये है, आपको करना ये है कि जो है ये एलिप्स है और इसमें कोई एक कॉर्ड आप बना दो, ठीक है। तो कोई एक कॉर्ड बना दो जो 7,0 से पास करे। और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो है h, k, क्योंकि आपको मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ना। ध्यान दो, मैंने जैसे मान लो इसको ले लिया है ये वाला, ठीक है, पॉइंट। तो आप इन सारे डायग्राम, पूरे डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आप उन सब में से कोई एक बना लो, तो कोई एक बना लिया, ठीक। ये सब मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो जब ये सब चीजें जानोगे ना तब तुम बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब और आगे लेवल तक पहुंच जाओगे, कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सब सारी बातें डिटेल में तुम्हें बता रहा हूं, और एक बार जान लोगे तो फिर उसके बाद दोबारा जब भी आएगा तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो h, k को मिडिल पॉइंट मान लिया और हमने कॉर्ड यहां पर दिखा दिया, ठीक है। अब इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, t बराबर S1, ठीक है, t बराबर S1। और t बराबर S1 क्या है, XH अपॉन a स्क्वायर और प्लस YK अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 बराबर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले h, के मिड पॉइंट मानो और फिर उसके बाद कॉर्ड को लिखो। अब इसको -1 काट करके थोड़ा सा और कर दो, ठीक है। XH अपॉन a स्क्वायर प्लस YK अपॉन b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आपने किया। अब इसमें देखो ध्यान से k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो -1 ये हट गया और ये बन गया। अब इसमें क्या दिया हुआ था, 7,0 से इसे पास करना है। इस कॉर्ड को कहां से पास करना है, 7,0 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, h, k को मिड पॉइंट माना, मिड पॉइंट मान करके कॉर्ड की इक्वेशन लिख दिया। अब इस कॉर्ड के लिए दिया हुआ है 7,0 से पास करना। देखो जब कभी तुम्हें लोकस निकालना रहता है तो आप जिस पॉइंट का लोकस निकालना रहता है उससे आप सबसे पहला काम ये करते हो, h, k पहले मान लेते हो। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, h, k मान लेना, ठीक है। और h, k मानने के बाद ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। h, k उस जिसका भी लोकस निकाल रहे हो जिस पॉइंट का, ठीक है, तो उसको आप h, k मान लो और जो भाई कुछ कहा ही जाएगा उसके लिए, तो जो कहा जाएगा उसके हिसाब से अपना इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट कहा गया था, h, k मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसके बाद h और k में ये रिलेशन पूरी तरह से नहीं है, इसमें x और y भी है। x और y को हटाना पड़ेगा, h और k में ही सिर्फ रिलेशन होना चाहिए। h और k के अलावा कोई बदलता हुआ चीज उसमें नहीं होना चाहिए, तभी आप लोकस सॉल्व कर पाओगे, तभी आप लोकस का फाइनल आंसर निकाल पाओगे। तो h और k के अलावा x और y बदलते हुए चीजें हैं, वेरिएबल्स हैं। अच्छा, ये जो कॉर्ड है ना, इसको कहां से पास करना है,
ये जो कॉर्ड है ना, इसको 7,0 से पास करना ही है, ठीक है, यहां से 7,0 से पास करना है। तो जब 7,0 से ये जो देख रहे हो ना, इसको 7,0 से पास करना ही करना है। अरे भाई ये क्या है, ये कॉर्ड की इक्वेशन, इसका मिड पॉइंट h, k है, इस कॉर्ड को 7,0 से पास करना है, तो 7,0 में सेटिस्फाई करा दो। तो 7h अपॉन a स्क्वायर प्लस कितना है, हाँ 0k अपॉन b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है 9 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर 9 और 4 भी उठा के रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर 9 और 4 कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो सबसे पहला h, k को मिड पॉइंट मान करके पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखी हमने, ठीक है। और जब कॉर्ड की इक्वेशन हमने लिख ली तो उसके बाद x और y की वैल्यू कहा जा रहा है 7,0 से पास करना था, ठीक है। x और y की वैल्यू 7 और 0 रख दिया, और a स्क्वायर b स्क्वायर तो था ही पता यार हमें, ये देखो 9 और 4 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो 9 और 4 हमने उठा के वहाँ रख दिया, काम हमारा हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसमें क्या दिया हुआ था, 7,0 से पास करना है कॉर्ड को और उस कॉर्ड के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। तो h, k को हमने माना मिड पॉइंट है और t बराबर रिस्पॉन्स हमने पहले इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब इसके बाद 7,0 से पास कराना है, 7,0 हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। बस हमारा आंसर हो गया। अब इसी को आगे करके लिख लो। अब देखो ये आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 7h अपॉन 9, और अंत में क्या करते हो, h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 7x अपॉन 9। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा आंसर हो गया लोकस का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबको समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ये, ठीक है। तो जब आपको लोकस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उस पॉइंट, जिस पॉइंट के लोकस को निकालना है उसको आप h, k मान लेते हो, और फिर इक्वेशन लिख करके जो कहा जाता है कि यहाँ से पास हो रहा है या कुछ भी, तो उस कंडीशन को लगा करके आप सिर्फ h और k में रिलेशन निकालते हो, और जब सिर्फ h और k में रिलेशन आता है तो वही आंसर देने लगता है। अंत में h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। तो ये फंडा होता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मिडिल पॉइंट आपको पता है x और y1 तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? सर्कल वाला, सर्कल में और पैराबोला में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना तो क्या होता है? देखो जैसे हमारा ये एलिप्स है, ठीक है, और इस पॉइंट से अगर आपसे कहा जाए कि टैंजेंट खींचो, जैसे इस पॉइंट से, ठीक है, तो इस पॉइंट से यहां पर दो टैंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1, ठीक है, और ये पॉइंट P है, तो Q और R पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, ठीक है। और QR लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात? मैंने ऐसे डायग्राम बना बना करके मैंने इसके पहले चैप्टर्स में सर्कल और पैराबोला में बता रखा है, फिर भी यहाँ पर मैं सब कुछ बना के बता दे रहा हूँ। अगर मान लो उस क्लास को नहीं पढ़े हुए हो, कोई बच्चे का मिस है, तो यहाँ समझ ले। तो अगर कोई बाहरी पॉइंट है तो वहाँ से कितने टैंजेंट्स खींच सकते हो? वहाँ से दो टैंजेंट्स, ठीक है। तो जब दो टैंजेंट्स खींचते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से जो लाइन बनती है, जो कॉर्ड बनती है, उसे हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? t बराबर 0, मतलब x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, मतलब x(x1) अपॉन a स्क्वायर
प्लस 5y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों इससे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड, बहुत बच्चों को समझ में आ गया। कुछ बच्चे पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या है? अरे भाई, बाहरी एक पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, वहां से दो टेंजेंट मैं कह रहा हूं खींचो और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, उसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और सिंपल सा फॉर्मूला है यार, है। अब तुम पता चला ये दोनों पॉइंट्स निकालने लगे, अरे सब करके ये आया हुआ है, आप इसको याद रख लो, x(1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। याद करो, जल्दी से याद करो, मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो लो, बड़ा हो गया, याद हो गया। याद करो, x(1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, कोई बच्चों को बड़ा कर देने से बड़ा तेज याद होता है। अरे वाह, सर ने इतना बड़ा लिखा, वेरी गुड, याद हो गया। चलो, याद हो गया। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला ये है, ये आप लोग को अच्छे से याद रहना चाहिए। फिर आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन लगाना चाहोगे? लगा लेते हैं, है ना? चलो लगा लेते हैं, पहले से ही डिसाइडेड है, लगाना ही है। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा ना कर देंगे, इसको स्केप थोड़ी ना कर देंगे। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। हाँ, पढ़ो भाई। अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ, पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट with respect to the point 6,8 on the ellipse x square, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, x square upon 4 plus y square upon 1 बराबर 1 ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब तो इसको तुम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? 6,8 के रिस्पेक्ट में आपको कॉर्ड ऑफ, मैं बार बार डायग्राम क्यों बनाता हूं जानते हो? साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्या है साइकोलॉजिकल इफेक्ट? हाँ, इससे आप लोग को अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है कहीं, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो है इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, 6,8। हाँ, इसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा? t बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दो, चलेगा ना? हाँ, तो t बराबर 0, और t का मतलब क्या होता है? x(1) अपॉन, बोलो, a स्क्वायर और प्लस y(1) अपॉन b स्क्वायर। -1 बराबर 0 मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा। अरे -1 बराबर 0 है ना, तो -1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा ना। और बस आप यहाँ पर 6 और 8 रख दो, 6 और y और यहाँ पर 8, और नीचे क्या करोगे? 4 और 1। कैसे भाई, ये कैसे हो गया? अरे ये देखो ना, ये देख रहे हो? हाँ, इसको देख रहे हो, 4 और 1, a स्क्वायर 4 और b स्क्वायर 1। ठीक है, बस हो गया आपका आंसर। 3x/2 और प्लस 8y इज इक्वल टू 1। कुछ और भी कर लो, 16y बराबर 2। ये आपका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से निकाला? तो आपको यहाँ पर मैंने जो बताया फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं? t बराबर 0 लिखो, फिर सारी वैल्यूज रख दो, यार हो जाता है यार, x1 y1 यही तो है, रख दो, हो गया काम खत्म। क्या और करोगे इसमें? ठीक है, तो जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालने के लिए आएगी तो आप सीधा फार्मूला यूज़ कर लो। कैसे यूज़ करते हो इसके लिए मैंने किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये गजब का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, पढ़ो पहले। लेट अ लाइन 4x प्लस 3y बराबर 5 इज इंटरसेक्टिंग द एलिप्स। तुम लोग पढ़ते रहो, मैं डायग्राम भी बनाता हूं, पढ़ो, इधर उधर मुंह मत करो। ठीक है, मुझे पता है तुम बदमाशी कर रहे होगे। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, सीरियस हैं, और कुछ बच्चे बहुत बदमाश हैं, शरारती हैं। और बच्चों का गुण होता है थोड़ा शरारत करना, पर थोड़ा कम किया करो शरारत। ठीक है, हाँ, लेट अ लाइन 4x प्लस 3y बराबर 5 इज इंटरसेक्टिंग द एलिप्स दिस एट पॉइंट P and Q। ठीक है, देखो ध्यान से, एक लाइन दी हुई है बच्चों, ये लाइन जैसे। ठीक है, 4x प्लस 3y बराबर 5, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4x प्लस 3y बराबर, इसका कलर चेंज कर दूँ तो और मज़ा नहीं आएगा। चलो देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर 4x प्लस
3y बराबर 5, ठीक है। तो लेट अ लाइन 4x प्लस 3y बराबर 5 इज इंटरसेक्टिंग द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 एट 2 पॉइंट्स p एंड q। 2 पॉइंट्स p और q हैं, इन पर इस लाइन ने कट किया, ठीक है। इस एलिप्स को इस लाइन ने 2 पॉइंट्स p और q पर इंटरसेक्ट किया। नाउ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट p एंड q। 2 टेंजेंट्स खींचे गए p और q पर विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट r, ठीक है। फाइंड द पॉइंट r। अब इस लाइन ने तो अपना काम कर दिया, p और q पर काटा। अब p और q पर 2 टेंजेंट्स खींचने हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ था, ये लाइन दी हुई थी। इस लाइन ने इस एलिप्स को 2 जगह पर काटा, हाँ, P और Q पर, और P और Q पर टैंजेंट खींचा गया और इन दोनों टैंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है और इस पॉइंट को R कह दिया गया है, ठीक है, जिसको हम x1, y1 मान लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, तो अब बेटा ये x1 y1 कैसे आएगा यही निकालना है, ठीक है। और एलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन क्या दी हुई है, x स्क्वायर अपॉन 9 और 4 ना। चलो ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो इसमें जो है क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये डायग्राम रह गया और सब सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। अब इसी को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y बराबर 5 इज इंटरसेक्टिंग द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एट 2 पॉइंट्स p एंड q, ठीक है। और ये p पॉइंट ये है, ठीक है, हाँ, p एंड q, हाँ, थोड़ा दूर बन गया है ना, तो ये इधर है। चलो इसको मैं पास कर देता हूँ, नहीं तुम लोग भी सोचोगे अरे सर इतना दूर कैसे है, इतना इसको दूर क्यों बनाया है। तो चलो मैं इसको जो है पास कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो अब जो है P और Q, अब जो है 4x प्लस 3y बराबर 5 ने इस एलिप्स को P और Q पर कट किया और P Q पर टैंजेंट खींचना है और x1 y1 निकालना है। तो देखो इसके पहले जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखो अगर तुम P और Q पॉइंट्स निकालने लगोगे ना तो फंस जाओगे। P और Q पॉइंट्स निकाल के सॉल्व नहीं करना है इसे। अगर तुम सोचो कि नहीं तुम जो है 4x प्लस 3y बराबर 5 और इस एलिप्स को सॉल्व करके P और Q निकालोगे, फिर वहाँ पर टैंजेंट खींचोगे, फिर दोनों टैंजेंट्स को सॉल्व करोगे और पॉइंट R आ जाएगा, तो भूल जाओ कि जल्दी कर पाओगे, बहुत देर लगेगी, है ना। जो काम 2 मिनट का है, अरे जो काम 1 मिनट का है तो वो 15 मिनट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो 1 ही मिनट में होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट लगा दोगे उस पर तो आपका 14 मिनट का नुकसान हुआ है। आपका एग्ज़ाम आ गया, मान लो एग्ज़ाम में किसी बच्चे ने एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जिसको बहुत रेयरली किसी ने सॉल्व किया होगा, और उस बच्चे ने उसको जो है 20 मिनट लगा के सॉल्व किया, या चलो आधा घंटा लगा के सॉल्व किया, लगा रहा उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने पर उसे 4 मार्क्स तो मिले, पर वास्तव में इस 4 मार्क्स चक्कर में उसने बहुत अपना नुकसान कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो आधे घंटे में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था और बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। तो एग्ज़ाम में टाइम पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, ये भी एक फैक्टर होता है। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए, आपको 3 घंटे में करने हैं, आपने एक क्वेश्चन को 3 घंटे में किया और वो ऐसा क्वेश्चन था जिस पर आपको कोई प्राइज़ मिल जाए, ठीक है, आपको कोई अवार्ड मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन, इतना खतरनाक क्वेश्चन मगर आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पर तो स्कोर पे सिलेक्शन हो रहा है ना। तो कभी ऐसा क्वेश्चन हो जो समय ज़्यादा ले रहा है या तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को इग्नोर करके पहले आगे बढ़ो। अंत में कुछ नहीं करने के लिए बचा हुआ है तब ठीक है, टाइम पास कर लो उस क्वेश्चन में थोड़ा, है ना, आना होगा आ जाएगा, मगर पहले तुम सबसे आसान क्वेश्चन को निकालो, क्योंकि आपका स्कोर जो है ना वो आपका सिलेक्शन कराता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए तो आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। मैं हर संडे को टेस्ट जो लेता हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट किया करो खूब, ठीक है। आप लोग, मैं देखता हूँ रिकॉर्ड में एग्ज़ाम के समय तो काफ़ी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे ईजिली
अरे यार इग्नोर कर दो। तो ऐसा नहीं किया करो। आप लोग को जब जो है इतना अच्छा ऑप्शन मिला हुआ है टेस्ट वेस्ट के लिए, तो आप लोगों को टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए, तैयारी करके करना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो 4x + 3y = 5 ने p और q पर कट किया, p और q पर आपने टेंजेंट खींचे। तो ये दोनों पॉइंट निकाल के सॉल्व नहीं करने थे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कुछ और है। वो क्या है मैं बताता हूँ। देखो x1 y1 के रिस्पेक्ट में वास्तव में pq कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तुम ध्यान दो, तुम इधर से मत चलो, तुम इधर से चलो। अगर तुम्हें वो पॉइंट निकालना है तो तुमने इसको x1 y1 मान लिया। x1 y1 के रिस्पेक्ट में pq क्या है, pq जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो x1 y1 के रिस्पेक्ट में pq की जो इक्वेशन है, pq की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x(x1)/9 और प्लस y(y1)/4 = 1। ध्यान से देखो, अरे x1 y1 के रिस्पेक्ट में pq की इक्वेशन ये है और pq की इक्वेशन तो दी हुई है हमारे भाई। pq की इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूँ, pq की इक्वेशन लिखी दी हुई है 4x + 3y = 5। ध्यान दो, ये pq का इक्वेशन दिया हुआ है और x1 y1 के रिस्पेक्ट में pq का इक्वेशन तो ये होना चाहिए। यहां पे तो x1 y1 के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। अगर इससे आंसर ये आ रहा है, इससे आंसर ये आ रहा है, तो इससे आंसर ये भी तो आना चाहिए, और इससे आंसर ये है। देखो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट आपको निकालना है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लिखने का तरीका तो ये भी होता है। तो इससे आंसर ये आ रहा है, इससे आंसर ये आ रहा है। ध्यान दो, इससे ये आ रहा है, इससे तो ये आता है। तो जब इससे ये और ये दोनों ही रिलेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है x1 y1 के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, x1 y1 के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन तो ये भी होती है। यही तो पढ़ के आए हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर x1 y1 ये है तो कॉर्ड ऑफ pq की जो इक्वेशन है वो ये लिख सकते हो। तो ये भी इससे रिलेटेड है और जो है ये भी उससे रिलेटेड है। इन दोनों से ये रिलेटेड है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं, ठीक है। बस इन्हीं दोनों को आपको कंपेयर कर देना है, काम हो जाएगा। जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपको पता है? जब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आएगा x1/9/4 मतलब 36 बराबर y1/12 बराबर 1/5, और इसके बाद आप आंसर लिख दोगे x1 बराबर 36/5 और y1 की वैल्यू 1/5, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है ना x1 y1 वो है 36/5 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका ये सॉल्व करने का, ठीक है। आपको क्या करना होता है इसमें आपको करना ये था बस कि x1 y1 को मान लिया। pq की इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और pq की इक्वेशन ये दी हुई थी, ये दोनों अलग नहीं है। इन दोनों कंपेयर करके हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि एक लाइन ने किसी सर्कल को, पैराबोला को, किसी को भी, हाँ सेकेंड डिग्री कर्व में तो कट किया, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तो अगर किसी स्ट्रेट लाइन ने कट किया और जिस पॉइंट पर कट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टैंजेंट खींचा जा रहा है, तो टैंजेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो आप उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को x1 y1 पहले मान लो और उल्टा चलो। x1 y1 के रिस्पेक्ट में पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो क्या होता है, और जो लाइन दी हुई वास्तव में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है। बस कंपेयर करके आसानी से आप x1 y1 निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें p और q निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, एक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें एसेंट्रिक एंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये और इसके बाद एक क्वेश्चन, ये दोनों मैं करा दूं ताकि तुम एकदम कंफर्म हो जाओ कि कॉर्ड में अब क्वेश्चन आएगा तो तुम करके आओगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स whose eccentric angles are given by phi and phi dash, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम ध्यान दो क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए ये पॉइंट एक दिया हुआ है और एक ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हुआ है a cos phi, b sin phi, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और ये पॉइंट दिया हुआ है a cos phi dash और b sin phi dash, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक।
इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स हुज एसेंट्रिक एंगल्स आर गिवन बाय फाई एंड फाई डैश। ठीक है, तो एसेंट्रिक एंगल फाई और फाई डैश है। अब तुम चाहे फाई फाई यहाँ लिख दो, फाई डैश यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पॉइंट बस दिए हुए हैं, आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो तुम एक काम कर, मैं वैसे फार्मूला लिखने वाला हूं, अभी याद भी करा दूंगा, पर प्रोसेस क्या है देखो, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q है। ठीक है, हाँ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले PQ लाइन का स्लोप निकालोगे। कैसे, y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब इसका स्लोप आ जाएगा तो आप y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 वाला रूल लगा करके आप लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। तो इतना करने के बाद आप क्या पाओगे, ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, इस कॉर्ड की इक्वेशन है, वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपको, मैं लिख दे रहा हूं, इस फार्मूले को आप लोग याद रखना। ठीक है, इस कॉर्ड की, ये जो कॉर्ड देख रहे हो, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड की इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो इस कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो ये है, x अपॉन a cos फाई प्लस फाई डैश डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी मैं इसका यूज बताता हूं कैसे करना, और ये जो लिखा हुआ है इसको ओपन कभी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप ओपन नहीं करो क्योंकि आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर x अपॉन ए cos फाई प्लस फाई डैश अपॉन 2 प्लस y अपॉन बी साइन ऑफ फाई प्लस फाई डैश डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos फाई माइनस फाई डैश डिवाइड बाई 2। cos के अंदर चाहे फाई डैश माइनस फाई लिखो, चाहे फाई माइनस फाई डैश, तो फाई माइनस फाई डैश डिवाइड बाई 2। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स हुज एसेंट्रिक एंगल्स आर गिवन बाय फाई एंड फाई डैश, तो यही फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत गजब का है। 2 पॉइंट्स हैं, उनके एसेंट्रिक एंगल्स के बारे में अगर कुछ कह दिया गया है और कॉर्ड का नाम ले लिया गया है, तो ये जान लो कि इस इक्वेशन के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखना और इसको सॉल्व कैसे, देखो इसको भी नहीं ओपन करना है, इसको भी नहीं ओपन करना है, ये जैसे आए हुए वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है, इसको इसके अंदर छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो ये तुम्हें छेड़ देगा। इसको जरा सा भी छेड़ना मत कि इसको आप सोचो कि cos a प्लस बी और ऐसा कर करके ओपन करें और हो सकता है कि कुछ सॉल्व हो, कुछ नहीं होने वाला। इस जैसे दिख रहा बस वैसे ही रखना इसको। ठीक है, सावधानी से, जैसे ये आ रहा है वैसे ये चला जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन एक सॉल्व कर दिया, फार्मूला पहले याद कर लो। चलो, x अपॉन ए cos फाइव प्लस फाइव डैश अपॉन 2 प्लस फाइव अपॉन बी साइन फाइव, इधर cos उधर साइन है, उधर है ना x y, x अपॉन ए cos फाइव प्लस फाइव डैश अपॉन 2 प्लस y अपॉन बी साइन फाइव प्लस फाइव डैश अपॉन 2 बराबर cos फाइव माइनस फाइव डैश अपॉन 2। ठीक है, याद हो गया, याद कर लो जल्दी से। बढ़िया, अरे एक क्वेश्चन करा दूंगा बस, सफिशिएंट है इसके लिए कैसे यूज करना है। ठीक है, बस इसे ही आपको ओपन करना है, मतलब ओपन भी नहीं करना है, फाइव माइनस फाइव डैश दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है, याद हो गया। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सफिशिएंट कंडीशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मैं इसको कह दे रहा हूं, फाइंड द सफिशिएंट कंडीशन सच दैट lx प्लस my प्लस n बराबर 0 में इंटरसेक्ट द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट 2 पॉइंट्स हुज एसेंट्रिक एंगल्स आर डिफर बाय एन एंगल पाई बाई 2। मतलब ये जो है लाइन जो देख रहे हो ना, ये 2 जगह पर काटे और उन दोनों जगहों पर, इलिप्स को 2 जगह पर काटे और उन दोनों जगहों के, उन दोनों पॉइंट्स के जो एसेंट्रिक एंगल्स है उनका जो डिफरेंस है वो पाई बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर मान लीजिए इलिप्स ऐसे है तो ये lx प्लस my प्लस n ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बस इंड पॉइंट का जो एसेंट्रिक एंगल्स है उसका डिफरेंस पाई बाई 2। और सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है यार, फाई और फाई डैश एंगल के बारे में कुछ दिया और कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से तुम इसको जो है समझ भी लोगे और इसको हमेशा मेंटेन रखोगे, दिमाग में याद रखोगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट जो है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, बस उन दोनों के जो है एसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस जो है वो पाई बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है हमें। चलो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो है, पहले तो डायग्राम बना दें, पहले तुम्हारे दिमाग में एक डायग्राम पहुंच जाए। ठीक है,
मान लीजिए कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है। इन दोनों का जो इसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस है फाई माइनस फाई डैश का मॉड, ये π/2 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब फाई माइनस फाई डैश जो है वो प्लस माइनस π/2 है, ऐसे समझ लो। जब डिफरेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब थोड़ी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, भाई कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। डिफरेंस जो है π/2 है तो मतलब ये π/2 है, ठीक है। तो फाई माइनस फाई डैश प्लस माइनस π/2 है, ठीक है। अच्छा चलो, करना क्या है, मेन बात अब ये समझो। और ऐसे जो इस तरह ये जो इस तरह के जो कॉर्ड वाले जो क्वेश्चंस है ना, इसमें हमेशा डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स जरूर दिया रहेगा, उसी से ही सॉल्व करना है, उसी से ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर फाई माइनस फाई डैश बराबर π/2 दिया हुआ और lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर एन की बात हो रही है, ये जो लाइन है वो क्या है, ये लाइन है lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है आपको करना ये है कि फाई माइनस फाई डैश बराबर पाई माइनस प्लस माइनस π/2 दिया हुआ है। हाँ, तो सबसे पहला काम इस कॉर्ड को लिखो, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया था। lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 एक कॉर्ड है। एंड पॉइंट्स के सेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है वो जो है π/2 है। तो अब आप बताओ, अगर मैं इसको P और इसको Q कह देता हूं तो PQ लाइन की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, x/a cos फाई प्लस फाई डैश। अच्छा, इसमें a की वैल्यू दिया हुआ है कुछ नहीं, a और b के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसी के फॉर्म में लिख के सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। फाई प्लस फाई डैश डिवाइड बाई 2 और प्लस y/b साइन ऑफ फाई प्लस फाई डैश डिवाइड बाई 2 और बराबर cos फाई माइनस फाई डैश डिवाइड बाई 2 और फाई माइनस फाई डैश प्लस माइनस π/2 है, तो इसके अंदर क्या आएगा, प्लस माइनस π/4, ठीक है। अरे भाई फार्मूला देखो ना, फार्मूला क्या था इसके पहले, चेक करो। इसके पहले फार्मूला फाई माइनस फाई डैश अपॉन 2 था ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस जब π/2 रखोगे तो प्लस माइनस π/4 आएगा ना, ठीक है। तो cos प्लस π/4 बराबर भी 1/√2 होता है और cos माइनस π/4 बराबर भी 1/√2 होता है, ठीक है। cos के अंदर माइनस लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या बन गया, ये बन गया हमारा x/a और cos फाई प्लस, मैं सारे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ और एक ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, ठीक है। साइन फाई प्लस फाई डैश डिवाइड बाई 2 बराबर 1/√2, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन दोनों का एसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस है वो π/2 है, तो उस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो। और ये काम करने वाली जो लाइन है वो lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 दी हुई है, तो ठीक है। lx प्लस एम वाई बराबर माइनस एन, ठीक है। इससे आप कंपेयर कर दोगे, ठीक है। lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 ने ये काम किया तो lx प्लस एम वाई बराबर माइनस एन लिख दोगे, ठीक है। और एंड पॉइंट्स का जो सेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस है वो π/2 है, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन्स हैं, मतलब ये दोनों एक ही कॉर्ड्स हैं, ये दोनों एक ही कॉर्ड हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब एक ही कॉर्ड हैं, भाई lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 ने ही तो ये काम किया है, तो जब इसी ने ये काम किया है, ठीक है, तो उस कॉर्ड को ऐसे भी लिखा सकता है। तो बस इन दोनों कंपेयर कर देना है, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, जनरली लोग इस क्वेश्चन को टच नहीं करते, ठीक है। और मैं ये सारे क्वेश्चंस ऐसे टच करूंगा, एक बार सारा हो जाए ना तो उसके बाद मैं ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फिलहाल ये इसी ने इसको बनाया, ठीक है। अब चलो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, cos फाई प्लस, और इसको ओपन नहीं करना, मैंने आपसे कहा था ना इसको ओपन नहीं करा जाता, अपॉन al बराबर साइन ऑफ फाई प्लस फाई डैश अपॉन 2 अपॉन bm। सोचो अपनी पूरी जिंदगी को अच्छा करने के लिए इसी तरह की चीज़ों को अच्छी तरीके से, इसी तरह की मज़ेदार चीज़ों को मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ लेना है बस, ठीक है। तो इसीलिए ये सब करिए आप लोग, है ना, √2n। समझ में आ रही बात? बस आपने कंपेयर, भाई इसी ने तो ये बनाया, ठीक है।
तो ठीक है, ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 ने दो जगह पे काटा, उन दोनों जगहों का इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस जो है वो π/2 है, तो जाहिर सी बात है उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस कंपेयर कर दिया। और यहाँ से देखो बस अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, cos ऑफ फाइव प्लस फाइव डैश डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस AL अपॉन √2n, और यहाँ पर साइन ऑफ 5 प्लस फाइव डैश डिवाइड बाई 2 बराबर माइनस BM अपॉन √2n। ठीक है, ये दोनों साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम है वो 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग बराबर 1 होता है। बस यही कर लेना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, कॉस को मैं लिख दे रहा हूँ सारे स्टेप्स, 5 प्लस फाइव डैश डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस फाइव डैश डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। बस इसकी वैल्यूज को रख दो, a स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर बराबर 1, और काम हो चुका है। इसको और इजी करके लिख दो, a स्क्वायर L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर, इसका आंसर फाइनल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरह से फाइनल हुआ? हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये था आपके सामने कि फाइंड द सफिशिएंट कंडीशन सच दैट अ लाइन दिस Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 में इंटरसेक्ट द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट 2 पॉइंट्स हुज इसेंट्रिक एंगल्स आर डिफर बाय एन एंगल π/2। ठीक है, इस लाइन ने ये सारा काम किया है। ठीक है, तो इसी लाइन को तो कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने दो जगह पे काटा, उन दोनों के सेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस जो है π/2 है, तो मॉड करके लिखा पहले, फिर इसको लिखा प्लस माइनस π/2। ठीक है, और हमें पता है सेंट्रिक एंगल्स का अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो हम कॉर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कॉर्ड को लिखा। ठीक है, लिखने के बाद हमने क्या किया, इससे कंपेयर किया। ठीक है, जब दोनों कंपेयर किया कॉस साइन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, देख लो कंपेयर करके कॉस साइन की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही कॉस साइन की वैल्यू मिल गई तुरंत हमने दोनों के स्क्वायर करके 1 कर दिया। इसको ओपन मत करना, cos a प्लस बी रूल यूज मत करना। ठीक है, जैसा दिख रहा है बस वैसे ही आएगा, वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो बस cos स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये करके आपको अंत में 1 कर देना है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। यही सफिशिएंट कंडीशन है सच दैट Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 में इंटरसेक्ट द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट 2 पॉइंट्स p एंड q हुज इसेंट्रिक एंगल्स आर डिफर बाय एन एंगल π/2। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो बच्चों, ये मैंने आज तुम लोगों को पढ़ाया, पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और तुम लोगों को इसका PDF नोट्स भी मिलता चला जा रहा है, आप उसको भी डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और उसके बाद उसको नोट्स को आप जो है लिख लीजिए, है ना, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक कॉपी में आप लिखते भी चलो। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।